और इस वक्त सीधा रुख कर लेते हैं बिहार के वैशाली का, जहां से जेपी नड्डा एक संबोधन दे रहे हैं। सीधा उसका रुख करते हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक संबोधन दे रहे हैं। हमारे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण जो मंच पर विराजमान है और बड़ी संख्या में मैं सामने भी बैठा देख रहा हूं, और यहां उपस्थित बिहार की प्रबुद्ध जनता, देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज बिहार की चाणक्य की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। ऐसी धरती जो जागृत धरती है, उस धरती पर आने का मौका मिला है, और विशेष करके वैशाली आने का मौका मिला, जिस वैशाली में हमारे महावीर, भगवान महावीर का जन्म स्थान रहा, जैनों का पवित्र स्थान रहा, बुद्ध की कर्मस्थली भी रही। ऐसे पवित्र स्थान पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से ऐसी पवित्र धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें मुझसे आने के पहले और विजय जी ने मेरे सामने भी की हैं। मैं सबसे पहले तो बिहार की जनता को और यहां वैशाली में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग इस ठंड में यहां एकत्र आए हैं, और मेरे 4 घंटे विलंब से पहुंचने के बावजूद भी आप डटे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ खड़ा होना चाहता है। आपके इस ठंडक में, इस गर्मी के साथ, इस गर्मजोशी के साथ यहां उपस्थित होना इस बात का सूचक है, इस बात को इशारा करता है कि आप सब लोगों ने वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का आह्वान करने का आपने संकल्प ले लिया, और इसीलिए ये जो आप सोच रहे हैं, इसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प के रूप में लिया। और हम क्यों न लें? अगर हमारे पास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक नेतृत्व की क्षमता रखने वाले, दुनिया में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, ऐसे हमारे नेता हो जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, और उनकी इच्छा बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की हो, ऐसे में बिहार की जनता पीछे कैसे रह सकती है? वो भी आगे बढ़ करके उस काम को पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि जब दुनिया विभिन्न संकटों से गुजर रही है, फिर चाहे वो कोरोना की मार हो, फिर चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, फिर चाहे वो सप्लाई चेन की मुसीबत हो, फिर चाहे वो महंगाई का विषय हो, जब सारी दुनिया जूझ रही है, तो मैं बड़े गौरव के साथ और फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक हैं, किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं पहना है। हालांकि हिदायत दी गई है कि मास्क पहनो, पर आप नजदीक नजदीक खड़े हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है
कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ की जनता को 220 करोड़ टीकाकरण करके डबल डोज देकर के आपको सुरक्षा कवच पहनाया। आज चीन की हालत देख लीजिए, टेलीविजन पर आपको आए दिन दिख रहा है। अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वहां के देश टीकाकरण के विषय को लेकर के जूझ रहे हैं। लेकिन यह हमारा देश है, मोदी जी के नेतृत्व में आज 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लेकर के तैयार है कोरोना से दो हाथ करने को। अगर मैं बात करूं तो एक समय था, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, इस देश में 25 साल लग गए टेटनस की दवा को आने में। इस देश में 28 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 30 साल लग गए। इस देश में 25 से 30 साल पल्स पोलियो के 2 बूंद को पहुंचने में लग गए। इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में गोरखपुर में, जहां से हरीश द्विवेदी आते हैं, यह दवा 2006 में पहुंची जब योगी जी वहां के सांसद हुआ करते थे। 100 साल, 100 इयर्स। लेकिन 2020 के जनवरी में कोरोना आया। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया, कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। और आज हम 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन दे चुके हैं। 48 देशों को हम मुफ्त दे चुके हैं। 1.5 करोड़ डोज हम मुफ्त दे चुके हैं। यह भारत का एक आत्मनिर्भर का परिचय है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास की अगर हम बात करें, देश को आत्मनिर्भर होने की बात करें, तो नए नए आयाम हम लोगों ने स्थापित किए। अभी ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस लाया हो? कौन सा ऐसा देश है? क्या अमेरिका लेकर के आया था? क्या ऑस्ट्रेलिया लेकर के आया? क्या हमारे पाकिस्तान के लोग लेकर के आए? क्या बांग्लादेश के लोग लेकर के आए? क्या श्रीलंका के लोग लेकर के आए? लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और 32,000 छात्र सुरक्षा के साथ वापस भारत पहुंचाया। ये भारत का बदलती तस्वीर। 32,000। और एक बात और सुन लीजिए कि हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर के दूसरे देश के विद्यार्थी भी, वो भी सुरक्षित भारत पहुंच गए। यह भी कमाल की बात है। अगर मैं बात करूं, आज 200 साल राज किया हमको ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया। आज इस आर्थिक मंदी में भी भारत ने ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया की हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया के हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 साल पहले 92%, यहां रविशंकर जी बैठे, हमारे पूर्व आईटी मंत्री हैं, जब ये मंत्री बने थे तो 92%, 92% मोबाइल दुनिया से भारत को आता था। 92%। आज 97% भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल और दुनिया को दे रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूं रविशंकर जी? 97% दुनिया को मोबाइल दे रहा है। सारी मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है। स्टील में हम, इस्पात में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे नंबर के। अगर हम बात करें केमिकल्स में, तो हमारा
इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 7 गुना बढ़ गया है। अगर हम बात करें दवाइयों की, तो दुनिया के प्रगतिशील देशों की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया को सस्ती दवा देने का काम भारत ने पकड़ा है। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो गया है और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन हम यही नहीं रुके हैं। मैं यहां वैशाली में आया हूं। बताइए आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? बताइए बहने, आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मैं तो गांव से आता हूं। मैंने तो देखा है कैसे बहनें सुबह सुबह उठ करके लकड़ी इकट्ठा करती थी और लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी और आपके यहां गोईठा बनाया जाता था, उसको थापा जाता था। क्या बोलते हैं? थापना ही बोलते हैं, थापना ही ना। गोईठा थापा जाता था, धूप में सुखाया जाता था, उससे चूल्हा जलाया जाता था और तब जाकर के धुएं के बीच में एक कप चाय बना करके बहनें अपने पति देव को दिया करती थी।